राइट। आज हम लोग थोड़ा राशि के बारे में हमारा चर्चा हो गया है और आज मैंने कहा था कि मैं भाव और ग्रह या ये सब है। अभी तो कुछ क्लासेस होगा एकदम प्रिलिमिनरी लेवल का, जिसको प्राइमरी लेवल का बात कहते हैं। बट ये जो प्राइमरी लेवल का जो बात है, ये बात बड़ा जरूरी है। पहले मैं थोड़ा आप लोगों को भाव के बारे में थोड़ा बताऊं। चलिए देखिए, हमारा जो 12 भाव है, ये भाव है क्या? जो भव धातु है, जितना भी टर्म्स है पूरा सभी संस्कृत टर्म्स, जो भव मतलब भव धातु जो है, भव मतलब बीइंग, और उस भव धातु से जो हमारा जो भावना, हम जो सोचते हैं, वट एवर वी थिंक, वट एवर वी थॉट, जो हमारा भावना है, और वही से हमारा ये भाव, ये जो शब्द, हम कई दफा अलग अलग समय पे अलग अलग भावों में रहते हैं, और इसका जो एक्सप्रेशन दिखाई देता है, एक्सप्रेशन, कभी कभी हम क्रोधित होते हैं, कभी कभी हम बड़ा संकित, भयभीत हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग डेयरिंग हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग प्यार से पेश आते हैं, प्यार, मोहब्बत, लव फीलिंग्स, कभी कभी हमारे अंदर घृणा, विद्वेष भाव आता है। एक इंसान के जीवन में, एक इंसान के अंदर इतना कुछ, सब कुछ है, और ये जो इतना कुछ है, ये है हमारी मन की अलग अलग भाव। अब एक इंसान जो जन्म ले लिया, वो जब तक इस संसार में है, जब तक उसको इस संसार में रहना पड़ेगा, तब तक भगवान की, ईश्वर की दिया हुआ जो कुछ उसके अपना है, उसको लेके ही जीना पड़ेगा। एक इंसान की जब जन्म होता है कि भगवान ने उसको शरीर दे दिया, पंच इंद्रिय दे दिया, हम इंसान है, बुद्धि भी दे दिया, उसमें विचार विवेचना आता है, हमारा प्रज्ञा, जिसको हम कहते हैं विजडम, जिसको हम प्रज्ञा या विजडम कहते हैं, वो भी होता है। हमारा ज्ञान का विकास होता है। मतलब सब कुछ लेके एक इंसान अपना जीवन बिताते हैं। अब हम लोग तो ज्योतिष है, हमारा काम है किसी इंसान की जीवन की जो अनदेखी चीज, जो अदृष्ट है, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको या किसी को, उसको हम देखने की प्रयास करते हैं। हमारे सामने कोई इंसान, कोई ह्यूमन बीइंग
जिसका जीवन है ऐसा ही कोई आएगा, और उसके जीवन की जो घटनाएं, कुछ घटनाएं अच्छा घटित होने वाले हैं, कुछ घटनाएं खराब भी हो सकता है। पुराने घटना भी अच्छा बुरा हो सकता है, वर्तमान में भी घटनाएं अच्छा बुरा हो सकता है, भविष्य में भी उसके जीवन में घटनाएं अच्छा बुरा हो सकता है। अब इंसान के मन में अगर शंका है, डर है, इनसिक्योरिटी है, तभी इंसान ज्योतिष के पास जाते हैं कि मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रहा है और आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, आप देख के बताओ। और हम देखने के लिए बैठ जाते हैं। और जब हम देखने के लिए बैठते हैं तो हमें जो देखना है उसका तो टूल्स होना चाहिए। हम क्या देखेंगे? हम उसके जीवन का कोई घटना देखने के प्रयास करेंगे। एक इंसान जो हमारे सामने आया है, क्लाइंट हो सकता है, मेरा अपना लोग हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, या मेरा अपना खुद की जीवन की पत्री हो। यह पत्री बनाने की जो कला ये प्राचीन ऋषियों ने बना के दे दिया, हमें सिर्फ इसको पढ़ना है। जब हम पढ़ना चालू करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सामने कोई घटना या कोई घटना देखने की हमें प्रयास करना पड़ेगा। वो जो घटना घटित होने वाले हैं या जो घटना घटित हो रहा है, वो और जो भी घटना किसी जीवन का, वो उसकी एक एक अलग अलग अवस्था का एक्सप्रेशन उसके जीवन में होता है, उसको हम भाव कहते हैं। अब एक जीवन जन्म से अंत तक जितना भी घटना एक जीवन में घटित होता है, जो भी मतलब जन्म हुआ और मरण भी होगा। ये जन्म और मरण, इस बीच जन्म मरण को लेके साथ लेके, जन्म को भी और मरण को भी साथ लेके, जन्म भी एक बड़ा घटना है और मरण भी एक बड़ा घटना है। तो जन्म और मरण ये दो बड़े घटना है। साथ ही साथ इस जन्म और मरण के बीच जो जो घटना एक जीवन में घटित होने वाले हैं या घटित होता है, उन सभी घटनाओं को अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो वो 12 प्रकार की घटना घटित होता है। और उन 12 प्रकार की घटनाओं को हम 12 अलग अलग भावों की प्रकाश मानते हैं किसी जीवन का, और एक एक भाव को, एक एक बहुत सारा घटना को एक एक भावों से हम कनेक्ट करते हैं। पत्री के अनुसार, ऋषियों के विचार के अनुसार, ऋषियों ने जो बोल के गया है, ज्योतिष में हम 12 भाव की या 12 भावों के ऊपर काम करते हैं। एक जीवन में 12 प्रकार की भाव होता है और 12 प्रकार की भावों का प्रकाश होता है। और एक एक भाव का जो घटना है, अर्थात जो जो घटनाओं को किसी भावों से हम कनेक्ट करते हैं, हम उन भावों का कनेक्टेड घटना उसको मानते हैं। जैसे कि पहला भाव का जो घटना है वो किसी इंसान की जीवन, किसी इंसान की जीवन की शुरुआत। जब कोई जातक जन्म लेता है इस धरती में, तब वो माँ के जठर से जब बाहर निकल आते हैं, माँ के गर्भ से जब 10 महीना 10 दिन माँ के गर्भ से रहता है, माँ के गर्भ के अंदर, गर्भ से बाहर निकल आया, माँ ने उसको जन्म दे दिया, डॉक्टर नर्स धाई माँ ने माँ के कॉर्ड से उसका कॉर्ड काट दिया, सप्लाई लाइन खत्म हो गया, ब्रीथिंग लिया, फर्स्ट ब्रीथिंग, पहला सांस लिया, जिसको हम चिल्लाने, मतलब जिसको हम कहते हैं कि बच्चा चिक मतलब बच्चा चिल्लाया या रोया, वो जो फर्स्ट ब्रीथिंग, वो पर्टिकुलर समय उसका जन्म हो गया। अर्थात एक शरीर जो पहले माँ का शरीर का एक अंग था, द पार्ट्स ऑफ मदर बॉडी, माँ का शरीर का एक अंग था। जैसे पेड़ में फल होता है, पेड़ से फल, जब तक पेड़ का फल तो पेड़ का ही फल है। आम कच्चा है तो कच्चा है, धीरे धीरे पेड़ में रह के ही वो आम बड़ा होगा, फिर उसका कलर चेंज होगा, पक जाएगा, फिर वो पेड़ से गिरेगा। वैसे ही माँ के गर्भ में संतान
1 महीना 2-3 माह करते करते 10 महीना 10 दिन हो जाएगा, मतलब वो उसको जन्म हुआ। जब जन्म होगा उसका एक शरीर रहता है। कैसा शरीर? एक पूर्ण शरीर, जहाँ पे 2 आंख होगा, नाक होगा, कान होगा, सब कुछ। अब ये शरीर जो आया, ये शरीर एक्टिवेट होता है, जैसे मोबाइल फोन एक्टिवेट होता है सिम कार्ड लगाने से और चार्ज देने से, वैसे ही एक शरीर, जब एक मोबाइल फोन में हम पहले सिम कार्ड लगाते हैं और फिर उसको फुल बैटरी का चार्ज देते हैं, तो मोबाइल फोन फुल चार्ज होके उसका सिम कार्ड के कारण हम उससे बातचीत कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे एक शरीर, जब एक शरीर एक जर्नी शुरू कर लिया तो क्या हुआ कि ये ऐसा हुआ कि उसमें शरीर में आत्मा, द लाइफ, द जर्नी ऑफ आत्मा या स्पिरिट, वो आत्मा उस शरीर के साथ कनेक्ट हुआ और वो शरीर का लाइफ का जर्नी शुरू हुआ। और धीरे धीरे वो एक्टिवेट होता गया, उसका मन, मानसिक परिपक्वता आया, विकास हुआ। तो शरीर, आत्मा और मन तीन लेके एक जीवन, एक लाइफ का जर्नी होता है। तो जब कोई जातक जन्म लेता है, वो जन्म के समय जब धरती में पहले पैदा होता है, जो कुछ लेके, जैसे एक छोटा बच्चा अपीयर हुआ, उसका अपीयरेंस, उसका रूप, उसको देखने, जो कुछ है, वो ऐसा ही धीरे धीरे जो लेके वो जन्म लिया, वो ही धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वो बड़ा होगा, बाल बड़ा होगा, हाथ पैर बड़ा होगा, लंबा होगा, शरीर बड़ा होगा। बच्चा 2.5 किलो 3 किलो का बच्चा जन्म लेगा, फिर धीरे धीरे वो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 50 किलो होता जाएगा, बट वही शरीर बढ़ता जाएगा। दिस ऑल, ये जो अपीयरेंस है, ये जो शुरुआत है, ये जो शरीर है, जो उसका अपना है, जो वो लेके आया है भगवान की दया से, माता पिता की कृपा से। माँ ने उसको कष्ट करके, पिता ने उसको धैर्य देकर से जन्म जो दिया, इस धरती में लाया, कि वो जो कुछ ले आया, वो उसका फर्स्ट हाउस है, वो उसका अपना है। तो इंसान का अपीयरेंस, इंसान का शरीर, तन, पूरा जो तन, ये तन है उसका फर्स्ट हाउस। इसीलिए पहला भाव को कहता है तन की भाव, तनु भाव। पहला भाव जो है ये है तनु की भाव। अब देखिए, हमें और एक चीज पे हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। प्राचीन ऋषियों ने जितना भी ज्ञान था, सबको तो कोडिंग किया था। ये जो 12 भाव है, इन 12 भाव को भी उन्होंने थोड़ा कोडिंग किया था। और इन 12 भाव का जो कोर वर्ड है, कोर, एक जीवन में जन्म से अंत तक बहुत सारा, हजारों लाखों घटना घटित हो सकता है प्रकार की। तो हमें समझने के लिए हर एक भाव का कोड समझना पड़ेगा। और पहला भाव जो है, इसका कोर वर्ड है तनु, तन की भाव, शरीर की भाव। शरीर का ही अपीयरेंस होता है। इंसान की जो अपना है, वो उसका प्रकाश ही उसका पर्सनालिटी है। तो इतना कुछ लेके तन की भाव होता है। अब जब इंसान का तन हो गया, तनु की भाव हो गया, शरीर की बात हो गया, तो पहला जो भाव है या फर्स्ट हाउस जो है, या पहला भाव जो है, वो उसका शरीर की भाव, उसका हेल्थ, उसका पर्सनालिटी, उसका अपीयरेंस, ये सब कुछ हम पहला भाव से देखते हैं। अब पहला भाव के बाद वाला जो भाव है, वो इंसान की जिस भाव है, उसको प्राचीन ऋषियों ने जो कोर शब्द या कोर वर्ड दिया, वो है धन। पहला हुआ तनु, दूसरा हुआ धन। अब धन क्या है? देखिए, जब इंसान जन्म ले लिया, तो उसको
पहले जो चाहिए वो है उसका खाना, फूड, वो दूसरा भाव से कनेक्ट है। पहला भाव जो है वो इंसान का अपीयरेंस, जो हम देखते ही समझेंगे, देखने में कैसा है, गोरा है, काला है, नाटा है, लंबा है, बाल कैसा है, लंबा लंबा, ऐसा कुछ। अब दूसरा भाव है जो धन की भाव है, वो उसकी बात, वो किस तरीका से बात करता है, बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो क्या क्या खाता है, वो क्या क्या खाता है, वो कैसे बोलता है, ये सब दूसरे भाव। अब जो धन की बात आया कि इंसान के पास जो कुछ रहता है, इंसान के पास जो कुछ रहता है वो उसका धन है, वो उसका वेल्थ है। अब अर्थात इंसान इस धरती में आके जो अपना अधिकार में, उसका अधिकार में जो कुछ होता है वो उसका धन है, जो उसका अधिकार में होता है ना वो उसका धन है। अब अधिकार में इंसान का क्या क्या होता है? पूर्ण अधिकार, इंसान का अपना रुपया, अपना पैसा, इनका अपना जमीन जायदाद जो अपने नाम पे है, बैंक का रुपया जो अपने पैसे है, और साथ ही साथ उसका अपना ही धन जो अपना एकदम, वो उसका अपना बीवी बच्चा, उसको नियर फैमिली, इसीलिए हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड, इसको भी हम दूसरा भाव से कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो अपना पोजीशन है पूरा। देखो माता पिता के ऊपर भी एक बच्चा का पूर्ण अधिकार नहीं रहता है। 4 भाई है तो 4 भाई का अलग अलग, तो कोई अगर कहेगा माय मदर इज माय सोल, अपना ही माता है, वो नहीं कह पाएगा। लेकिन बीवी जो है मेरा ही बीवी है, बच्चा मेरा ही बच्चा है, दे आर सेकंड हाउस। तो तनु भाव हुआ, धन की भाव हुआ। अब जो तीसरा भाव है इसको कहते हैं सहोदर, मतलब प्राचीन ऋषियों ने जिसका कोर वर्ड जो बताया। अब मैंने पहला भाव के बारे में जो बताया और दूसरे भाव के जो मैंने बताया 2-4 शब्द कह दिया। दूसरा भाव में बहुत कुछ हो सकता है, बट जो कोर वर्ड है वो है धन। अब तीसरा भाव में जो कोर वर्ड है वो है सहोदर। अब जो सहोदर की भाव आया वो क्या है? देखिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो भी व्याख्या प्राचीन काल से है, वो प्राचीन काल की सामाजिक अवस्था, इंसानों की जो भी रहने का तरीका, इसके ऊपर ही बनाया गया था। धीरे धीरे वो आज के दिन में मॉडर्नाइज हो गया। मैं प्राचीन काल की जो मतलब जो पुराने जो वो कह के जा रहा हूं, फिर हम धीरे धीरे उसको मॉडर्नाइज करेंगे। सहोदर मतलब ये है कि मान लीजिए आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले एक परिवार जहां रहता था, उस परिवार में बहुत सारा लोग रहता था, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, बहुत 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 लंबा परिवार। और एक फैमिली जहां पे रहता था वहां से और दूसरा फैमिली यहाँ परिवार बहुत दूर में होता था, मतलब अगल बगल में उस समय घर नहीं होता था। बहुत जगह है, एक एक जनों का 500-1000 एकड़ की, मतलब कोई उसका कोई सीमा परिसीमा नहीं, वो जितना चाष करे उतना ही उसका जमीन है। तो हर परिवार की जो सदस्य, जैसे कि आज के दिन में हम लोग बच्चा लोग खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं? अपने ही मोहल्ले पे किसी ग्राउंड पे, अड़ोस पड़ोस के जितना भी उसके सम उम्र वाला बच्चा, लड़का लड़की है, उन लोगों से खेलता है। लेकिन प्राचीन काल में ये सिचुएशन नहीं था। बच्चा लोगों को, इंसानों को जो साथी या
साथ मतलब समय देने का या फिर साथ निभाने का जो लोग था, दोस्त वगैरह, वो होता था अपना भाई, जस्ट अपने बाद वाला भाई। 4 साल का बच्चा तो 3 साल का बच्चा उसका भाई, 8 साल का बच्चा तो 7 साल का बच्चा उसका भाई, वो उसका दोस्त है। लेकिन 8 साल का किसी बच्चा, वो जो 4 साल का जो भाई है, उससे वो उठ बैठ नहीं करेगा, क्योंकि उसे उसका खेल कुछ जमेगा नहीं। अब उस समय में होता भी 15-20 संतान होता था। अब एक भाई 8 साल का बच्चा, खेती में पिता दादा लोग काम कर रहा है, उसका माँ ने बोला कि जो खेती बाड़ी कर रहे हो उन लोगों को खाना दे के आओ, तो वो खाना देने जाएगा, लेकिन अकेले जाने में डर लगेगा। क्यों डर लगेगा? अकेले जाने में थोड़ा समस्या है, अच्छा नहीं लगेगा। बोलेगा मेरा भाई को अपना साथ में लो। वो क्या है? वो मेरा साहस। उसीलिए थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ डेयरिंग, साहस की, ब्रेवरी की। हाँ, वो साहस कैसे होता है? इंसान की साहस आता है कैसे? अंदर से नहीं। इंसान की जब बल आता है, उसका मनोबल, कि उसकी पावर कितना है। वो पावर कैसे? जब किसी के साथ 100 इंसान है, 100 आदमी है, किसी का अपना बड़ा सिस्टम उसके साथ काम कर रहा है, दिस इज हिज करेज। मतलब हम लोग जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं उस हिसाब से, और बाहुबली बहुत हो सकता है, बट हमारे कॉन्टेक्स्ट अभी जो है तीसरा भाव की जो साहस की बात मैं कर रहा हूँ, ये है। अब देखो, छोटा बच्चा ना जब चलेगा भाई के साथ, वो लोग बकबक करता जाएगा, बातचीत करता जाएगा। एक 8 साल का बच्चा, वो अपनी बातचीत दिन भर तो बात करना पड़ेगा, और उसकी उम्र के हिसाब से उसकी जो बात करने का जो तरीका है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उस हिसाब से वो उसकी एक दोस्त या एक कोई चाहिए साथी, जिसके साथ वो अपना बात कर पाए। चाहे किसी 24 साल का किसी जवान, वो भी बात करेगा अपना 22 साल के भाई से। छोटे उम्र से एक साथ बड़ा हुआ, दोनों दोस्त की माफिक है, तो कम्युनिकेशन किससे करेगा? वो अपने भाई से। उस हिसाब से थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो। अब आज के दिन में इसीलिए थर्ड हाउस बन गया इंटरनेट। हम लोग ये जो बात कर रहे थे सर, ऑल्सो जो क्लास कर रहे, दिस इज ऑल्सो इन द डोमेन ऑफ थर्ड हाउस। इंटरनेट, ऑनलाइन, सब कुछ थर्ड हाउस इज। वो पोस्ट ऑफिस, आपका जो ईमेल वगैरह, ऑल आर थर्ड हाउस। कनेक्शंस, कम्युनिकेशंस, बातचीत, जो आपस में जोगाजोग बनाने की जो माध्यम, वो थर्ड हाउस है। वो आया कहां से? वो कॉन्सेप्ट कहां से आया? वही बात किससे करें। अब थर्ड हाउस हो गया सहोदर भाव। तो पहला भाव हुआ तनु, दूसरा भाव हुआ धन, तीसरा भाव हुआ सहोदर। अब चौथा भाव क्या है? चौथा भाव को कहता है सुख स्थान, सुख की जगह। हर इंसान की सुख चाहिए। अब सुख जो चाहिए, ये सुख को अगर हम सबसे सुखदायी जगह क्या है? एक कहावत है, बोलता है कि भाई कि सबसे बड़ा इंसान का जो सुख की जगह है, वो है माँ की गोद। उससे अच्छा, उससे सुख मिलने वाला, ज्यादा सुख मिलने वाला जगह धरती संसार में कुछ है नहीं, कोई है नहीं। फोर्थ हाउस इज सुख स्थान, और इंसान का सुख पाने वाला सबसे अच्छा जगह जो है वो है माँ। उसीलिए इसको मातृभाव कहा गया, माँ की जगह। फोर्थ हाउस इसीलिए माँ की जगह कहा गया क्योंकि फोर्थ हाउस इज द मदर्स वूम्ब, एंड फोर्थ हाउस इज ऑल्सो टॉम्ब, वो भी सुख की जगह। बोला आराम से सुख की नींद दो। कब? बोला मैं जब टॉम्ब में चला जाऊंगा तो सबसे सुखी नींद मुझे मिल जाएगा, वो फोर्थ हाउस।
फोर्थ हाउस ये कहा गया मतलब शुरुआत, और फोर्थ हाउस टॉम कहा गया अंत। तो फोर्थ हाउस से हम किसी भी घटना का अंत देखते हैं, द एंड ऑफ ए इवेंट। फोर्थ हाउस से हम माँ देखते हैं, माता देखते हैं। अब देखिए, जब माँ आ गया तो माँ रहता कहाँ पे है? घर में, परिवार में, संसार में। कौन सा घर? डोमेस्टिक घर। माँ है, वहीं पे संसार है, सब कुछ सब है, पिता है, भाई है, बहन है। उसीलिए हमारा घर की एनवायरनमेंट, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, हमारा घर, सब कुछ फोर्थ हाउस से कनेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ मदर। और मदर क्यों कनेक्ट हुआ? बिकॉज ऑफ सुख। ऐसे ऐसे कनेक्ट होता है। तो फोर्थ हाउस इज मदर सुम। फोर्थ हाउस माँ है, घर है, परिवार है। अब सुख की बात जब आ गया तो हम फोर्थ हाउस से लग्जरी भी कर लेंगे भाई। पैदल चलने में बड़ा तकलीफ होता है, एक कार खरीद लो तो सुख मिल जाएगा, फोर्थ हाउस। उसीलिए गाड़ी, व्हीकल्स, ये सब चीज फोर्थ हाउस से कनेक्ट हो गया। शोभन जी सॉरी, किसी ने ना म्यूजिक लगा रखा है, पता नहीं एक्चुअली किसी ने नहीं, एक्चुअली मेरे घर के थोड़ा बगल में एक शादी है। ओह अच्छा अच्छा। और वहाँ पे मतलब शादी है, लड़की का क्या कहूँ थोड़ा उन लोगों का थोड़ा हो रहा है। मैं अपना दरवाजा खिड़की सब बंद कर दिया, फिर भी थोड़ा आवाज है। आप लोग थोड़ा इसको मैनेज कर लीजिए, ठीक है? अब मैं जो बोल रहा हूँ, आवाज ठीक है ना? मेरा बात सुनाई ठीक ठाक दे रहा है ना? मतलब मैं मेरा जो हाँ जी उसमें आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके गुरुजी आवाज आ रही है। ओके ओके ठीक है। यस सर, यस सर। ओके ओके ओके। तो फोर्थ हाउस के बाद हम लोग जाएंगे फिफ्थ हाउस में। वो फिफ्थ हाउस की जो बात आती है, तनु हो गया, धन हो गया, सहोदर हो गया, सुख हो गया। अब फिफ्थ हाउस या पंचम भाव को प्राचीन ऋषियों ने जो जगह का कहा है वो है फल, जिसको हम कहते हैं पुत्र। देखो, हम किसी लिए कर्म करते हैं, कर्म करते हैं हम फल के कारण, फल चाहिए हमें। अब अगर सही कर्म करेंगे तो फल बड़ा मीठा होता है, और मीठा फल खाने में बड़ा मौज होता है, बड़ा मस्ती मिलता है। जो मेहनत करके मेहनत की फल खाते हैं, वो फल खाने में जो आनंद होता है, उससे बड़ा आनंद कहीं पे नहीं। उसीलिए फिफ्थ हाउस आनंद, मौज मस्ती की जगह बन गया। अब देखिए, एक इंसान की, या एक इंसान क्यों कहूं, एक जोड़ी की, एक मेल फीमेल हो, हस्बैंड वाइफ कहो, पति पत्नी कहो, इनके बीच जब प्योरली ये लोग एंटरटेनमेंट या जिसको पवित्र आनंद कहूं जब लेता है या पवित्र आनंद में डूबता है, तभी एक जातक या संतान की जन्म होता है, एक फल मिलता है। पुत्र की जगह हो गया, संतान की जगह है। अगर संतान है, संतान हमारा क्या है? संतान हमारा भविष्य है। एक इंसान इसीलिए धरती में आके एक संतान अपना, एक क्यों, जितना भी हो सके संतान इसीलिए रखते हैं कि हमारी जो वंश है, हमारा जो परिवार है, हमारा जो संस्कार है, हम हमारे पिता से हमें जो मिला, हमारे पिता को दादा से, उसके दादा से, उससे दादा से जो भी मिला, उसको जो हमें मिला है उसको हम इस धरती पे दिखाने के लिए हमें अपना वंश को आगे बढ़ाना है, और इसीलिए हम एक संतान या फिर संतान इस धरती में छोड़ जाते हैं।
छोड़ने की प्रयास करते हैं। वो क्या है? भविष्य। वो हमारा फल जो है भविष्य के कारण है हमारा। फिफ्थ हाउस इज अबाउट डीएनए आल्सो। अब मौज मस्ती आनंद की बात आ गया, तो मौज मस्ती जहां जहां पे मिलता है, आनंद जहां जहां पे मिलता है, ऑल आर कनेक्टेड विद फिफ्थ हाउस। वो चाहे खेल के मैदान हो, सचिन का हो, माराडोना का हो, अभी तो मेसी, रोनाल्डिनो वर्ल्ड कप चल रहा है, ऑल आर फिफ्थ हाउस। मौज प्योरली मस्ती। और मौज क्या है? देखो बच्चा लोग जब शाम के समय, जब आफ्टरनून में ग्राउंड में जाके खेलता है, वो कितना आनंद से खेलता है, बड़ा आनंद से। ये फिफ्थ हाउस वाला। जब जुआड़ी लोग पैसा जीतता है ना, उसका आनंद बड़ा, मतलब वो बड़ा कीमती आनंद है। जुआड़ी जुआ जीतता है, उसका बड़ा आनंद होता है। ये फिफ्थ हाउस का है, पंचम भाव का। अब देखिए, ये आनंद पाने के लिए, ये आनंद करने के लिए आनंद करना सीखना पड़ता है। फल सही पाने के लिए, मीठा फल पाने के लिए सही तरीका अपनाना पड़ता है, जो सीखना पड़ता है। उसीलिए फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लर्निंग। कृष्णमूर्ति ज्योतिष के अनुसार फोर्थ हाउस इज जनरल एजुकेशन। बस फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस इज लर्निंग। हमें एक चीज याद रखना पड़ेगा, एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा कि एजुकेशन और लिटरेसी दो एक चीज नहीं है। आज के दिन में हम जो करते हैं, दैट इज लिटरेसी। स्कूल में गया, कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी में गया, डिग्री हासिल किया, नौकरी पाया, बड़ा पैसा कमाया, बड़ा इज्जत कमाया, नाम कमाया, लेकिन दादू का एक बार फोन कर, लेकिन वो शिक्षा है नहीं। शिक्षा देने वाला है प्रकृति। इंसान सीखता है प्रकृति से, और प्रकृति से अच्छा शिक्षक कोई है नहीं। और प्रकृति से जो सीख मिलता है वो पंचम भाव का सीख है। वो लर्निंग है। इंसान घर बनाना स्कूल कॉलेज में जाके सीखा नहीं था, और मधुमक्खी को देख के सीखा था। तो पंचम भाव की सीखा है। पंचम भाव इज द फिफ्थ हाउस, इज द हाउस ऑफ लर्निंग। अब इसके बाद हम जाएंगे छठा भाव पे। छठा भाव को प्राचीन ऋषियों ने जो कहा, उसका नाम दे दिया रिपु। रिपु भाव। तनु हुआ पहला भाव, धन हुआ, सहोदर हुआ, सुख हुआ, पुत्र हुआ। अब हम आए हैं रिपु में। रिपु क्या है? भगवान इंसान को जब धरती में भेजा, शरीर दे दिया, पंच इंद्रिय दे दिया, इस शरीर को या शारीरिक जितना भी ताकत भगवान ने दिया,
आंख दे दिया देखने के लिए, कान दिया सुनने के लिए, नाक दिया चीज को घ्राण लेने के लिए, स्मेलिंग। साथ ही साथ भगवान ने मन भी दिया। हम जो देखेंगे, हमारा नजर के सामने जो कुछ आएगा हम देखेंगे, हमारे कान पे जो भी सुनाई देगा हम सुनेंगे। अगर अच्छा चीज हमें सुनाई दिया हम सुन के अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। बुरा चीज अगर हमें दिखाई दिया हम देख के उसका बुरा प्रयोग भी कर सकते हैं। अब अच्छा अच्छा कर्म, अच्छा अच्छा चीज, अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस हम अपना शरीर से, हम अपना मन से, हमारा इंद्रिय पंच इंद्रिय से जो भी अच्छा अच्छा चीज एक्सेप्ट करते हैं, उस अच्छा अच्छा चीज से जो भी हम सीखते हैं, जो कुछ करते हैं, उससे हमारा प्रज्ञा, हमारा विचार, हमारा विवेचना, हमारा बुद्धि कहूंगा नहीं, हमारा विचार, विवेचना, प्रज्ञा, विवेक, ये सब जागृत होता है। अगर हम खराब चीज देखें, बुरा चीज देखें, बुरा बात सुने, या जो हमने कैटेगराइज कर दिया इंसानों ने, दिस आर राइट, दिस आर रॉन्ग, उस बुरा चीज देखने में, सुनने में हमारे अंदर जो कुछ जो 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 वृत्ति जागृत होता है उसको हम कहते हैं रिपू। या गलत कारण, गलत प्रभाव से हमारे अंदर जो जागृत होता है उसका कहता है, उसका नाम है रिपू। और उसका जो प्रयोग है, हम जिस तरीका से करते हैं वह है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य। यह रिपु का अलग अलग प्रकाश है। अगर हमारी लर्निंग सही है, हमारा शिक्षा सही है, तो हम ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य इसको कंट्रोल कर पाएंगे और इसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे अंदर है। दर्शन के कारण, श्रवण के कारण, स्वाद चखने के कारण, बाहरी प्रभाव, एनवायरमेंटल प्रभाव जो भी है, धरती में हम है, प्रकृति में हमें जो कुछ सीखने को मिल रहा है, सबके कारण हम जो कुछ सीखते हैं उसको अगर हम गलत इस्तेमाल कर देंगे तो ये रिपु खराब हो जाएगा। और ये जो रिपु, ये हमारा शत्रु बन जाएगा। अगर हम प्रकृति से, धरती से जो सीखा उसका अगर हम सही इस्तेमाल कर पाएंगे तो ये रिपु जागृत नहीं होगा। हम अपना प्रज्ञा, विवेक, विवेचना, विचार, बुद्धि से इसका ही अच्छा प्रयोग कर पाएंगे। अगर इसका गलत प्रयोग कर देंगे तो यह हमारा शत्रु बन जाएगा, और शत्रु बन जाएगा तो ये हमें क्या करेगा? ये हमें विनाश करेगा। और इसका एक रूप है रोग। इसलिए छठा भाव रोग की भाव बन गया, क्योंकि रिपु के कारण। देखिए, हम धरती में आए हैं, ईश्वर ने हमारा जीवन दे दिया। जीवन चलाने के लिए हमें खाना पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। पानी पीने को कहा गया क्योंकि पानी का दरकार है। अगर हम पानी के बदले में दारू पिएगा, अल्कोहल पिएगा, तो उसका फल जो होगा वो हो नहीं वाला है, क्योंकि वो हमारा दरकारी चीज है नहीं। हमें खाने को कहा गया, लेकिन दिन भर पिज्जा, दिन भर मोमो, दिन भर वगैरह वगैरह खा के अपना शरीर को खराब करने की बात प्रकृति ने सिखाया नहीं, वो हमने बनाया। वो क्या स्वाद, मैंने कहा, क्या कहा,
हम जो चखते हैं, हम जो खाते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, वही हमें क्या करता है, अच्छा बुरा फल देता है। स्वाद के कारण हमने खा लिया, रिपु जागृत हो गया, कंट्रोल नहीं कर पाया, लोभ को रोग में बदल गया। तो छठा भाव है रोग लीना शत्रु, और ये कारण यही है कि हम अपना रिपु को क्या कर नहीं कर पाते, बस नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। छठा भाव के बाद रिपु के बाद जो है वो है सप्तम भाव, जिसको कहता है जाया स्थान। अब जाया स्थान जो है, जाया स्थान मतलब अभी आज के दिन में हमारे सामने जो आ गया वो है जाया स्थान है पत्नी की स्थान। बात सही है, लेकिन ये सृष्टि का रचयिता, सृष्टिकार का ये लीला है शुरू से ही कि धरती में जैसे पॉजिटिव नेगेटिव रीची, जो रीजी या फिर यांग इन कुछ कहता है चाइनीज भाषा में, जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है तभी एक्चुअल में कुछ आउटपुट होता है। देव और असुर ने मिल के समुद्र मंथन किया था, तभी अमर या अमृत आया था, साथ ही साथ गरल आया था। वास्तव में हम जग संसार में जब आए हैं, जग संसार पे हम अगर कुछ करेंगे और उस करने में जो फल होगा, वो फल उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही ऊर्जा उसमें आएगा, अच्छा बुरा दोनों ही उसका आउटपुट होगा। और ये हम दुनिया में जब कोई भी कुछ करते हैं तो पहले सृष्टिकर्ता, सृष्टि रचयिता ने देखा कि एक इंसान जाके इस जग संसार में तभी कुछ कर पाएगा जब वो अगर मेल है तो एक फीमेल से, अगर फीमेल है एक तो मेल से मिल के कोई काम करे, तब एक नया सृष्टि होगा। क्योंकि सृष्टिकर्ता का उद्देश्य था इस सृष्टि को आगे बढ़ाना, रचयिता का उद्देश्य था सृष्टि को आगे बढ़ाना। जब भी कोई काम होता है उसका आउटपुट होता है, इसके कारण ही वो काम होता है, ताकि उसका आउटपुट जो होगा उसमें आगे जग संसार को कोई काम आएगा। तो ये सप्तम स्थान है जाया स्थान, मतलब विपरीत जो एनर्जी, चाहे पत्नी। अब संसार नाम का इंस्टीट्यूशन सनातन में जब बनाया गया, बोला है कि इंसान को एक मर्द को एक औरत से, एक मेल को एक फीमेल से शादी दिया जाएगा, वो पहला उसका एक मेल फीमेल का कनेक्शन होगा, उसीलिए इसको जाया स्थान कह दिया। और इसीलिए जाया स्थान हुआ, तो जाया स्थान के कारण इससे विवाह भी कनेक्ट हो गया। लेकिन सप्तम भाव का मतलब है मेरे सामने जो है वही मेरा सप्तम भाव। मैं अगर किसी से आमने सामने बात कर रहा हूं या कोई मेरे सामने है तो वो मेरा सप्तम भाव। और जब पति पत्नी का शादी भी होता है या जो भी कुछ, तो आमने सामने होता है, हमेशा सामने रहता है। एक पति या मर्द, उसके सामने हमेशा अपना वाइफ रहता है। एक औरत को उसके सामने हमेशा उसका हस्बैंड रहता है, चाहे वर्चुअली हो या चाहे फिजिकली हो। वैसे ही किसी के सामने जब भी कोई रहता है वो उसका सप्तम भाव बन जाता है। मैं अगर कोई टेबल में बैठा हूं, मेरा ऑपोजिट में अगर कोई बैठा है, ही इज माई 7th हाउस ऑल्सो। और आप देख सकते हो पत्नी में पहला भाव का जस्ट ऑपोजिट है सप्तम भाव। और आमने सामने वाला जो भी बात होता है, जब भी किसी के साथ कोई भी कंडीशंस, कोई भी इंटरेक्शंस, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी कुछ भी होता है, तो आमने सामने होता है।
तो बाजार में भाई खरीदारी दुकानदारी सभी आमने सामने होता है, तो सप्तम भाव बाजार बन गया, मार्केट बन गया, बिजनेस बन गया। अब उसके बाद हम आएंगे अष्टम भाव पे। देखिए अष्टम भाव का जो कोर वर्ड है वो है निधन। अब निधन मतलब मृत्यु नहीं है, एंड ऑफ द एपिसोड नहीं है, क्योंकि हम सनातनी, हमारे भारत की यहाँ ज्योतिष हिंदू शास्त्र सनातन के अनुसार मरण नहीं, मरण एक इंसान की एक शरीर की अंत होता है। लेकिन मैंने क्या कहा, एक इंसान की जो जीवन चलता है शरीर मन और आत्मा तीनों को लेके। भला शरीर खत्म हो गया बट आत्मा अविनश्वर है। तो अष्टम भाव पे हम नहीं कहेंगे कि इंसान का मरण हो गया या उसका खत्म हो गया, क्योंकि अभी तो नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव मोक्ष की जगह है। व्हाट इज मोक्ष? तो अलग चीज है मोक्ष, और मोक्ष तो मृत्यु नहीं है। निधन मतलब क्या है? देखिए जग संसार का सबसे बड़ा ट्रूथ ये है, हम सभी को पता है हम मरेंगे, हम सभी को डर है हम मरेंगे, हम सभी जानते हैं कि भाई मरण मतलब एक बहुत तकलीफदार कुछ है, बट कितना है कैसा है हम कोई नहीं जानते, क्योंकि किसी के पास ये एक्सपीरियंस है नहीं। एक अनजान सा डर, और कैसा डर? इस सृष्टि में, इस जग संसार में जितना भयानक, दर्दनाक, भयभीत जो कुछ है, सबसे ज्यादा, सबसे भयभीतदायक, सबसे दर्दनाक कुछ चीज है, वो है हम मानते हैं मरण। और हम ये भी जानते हैं वो सबको होने वाला है, उसका टेस्ट हमें मालूम नहीं, बट हम सोचते हैं कि उसका टेस्ट क्या है, द टेस्ट ऑफ डेथ क्या है, बड़ा तकलीफदायक। और उस टेस्ट ऑफ डेथ जो है वो हम अनजाने में भी, जानते नहीं, लेकिन कभी कभी हम महसूस करते हैं, हम बोलते हैं कि आई एम फीलिंग डेथ लाइक टेस्ट। ये जहां जहां पे डेथ लाइक टेस्ट मिलता है, डेथ लाइक, दिस आर ऑल कनेक्टेड विद एट्थ हाउस। इसीलिए बोलता है एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ पीड़ा, तकलीफ, मरण। तो अष्टम भाव क्या है? डेथ लाइक टेस्ट। अब डेथ लाइक टेस्ट जो आ गया, मरण की जो बात आ गया, तो इससे हम आज के दिन में मरण के बाद जो मिलता है वो है इंश्योरेंस। इसलिए इंश्योरेंस को भी हम मरण में कह देंगे। भाई इनहेरिटेड मनी, इनहेरिटेड पैसा, देखिए कोई इंसान अपने जीवन काल में तो इंश्योरेंस का पानी पाता नहीं। जब कोई मरता है तो उसकी बीवी बच्चों को ढेर सारा पैसा मिलता है इंश्योरेंस क्लेम के कारण। तो मरण के बाद ही जो मिलता है ना, तो अष्टम भाव का जो फल है ना, वो किसी के निधन के बाद ही मिलेगा, या किसी घटना के निधन के बाद मिलेगा, या किसी की घटना के अंत के बाद मिलेगा। इसीलिए अष्टम भाव को हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया। एक तरीका, एक स्टाइल, एक रिदम खत्म होगा तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो अष्टम भाव है। हम थे बड़े बूढ़े, हम पीते थे दिन भर दारू, अब हम बन गया साधु। मेरा जो ट्रांसफॉर्म हुआ, मैं बुढ़ा दारूबाज से साधु बन गया, सन्यासी बन गया, जो ट्रांसफॉर्म हुआ उसमें क्या हुआ? मेरा एक पाप वृत्ति का अंत हो गया, निधन हो गया। दिस इज एट्थ हाउस। उसके बाद हम आएंगे नवम भाव से। देखिए हमने इसके पहले पंचम भाव का जब बात कहते,
पंचम भाव की बात में हम क्या कहते? फिफ्थ हाउस। पंचम भाव की बात में हम मतलब कहा था कि पंचम भाव फल की भाव है, पंचम भाव भविष्य की भाव है। ठीक बात, पंचम भाव हमारा भविष्य है। अब नवम भाव को क्या कहा? नवम भाव का नाम दिया गया, कोड वर्ड है धर्म। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है जो हमें धारण करके रखता है, वही हमारा धर्म है। पूजा पाठ यह अनुष्ठान है, यह आचार है, धर्म नहीं है। धर्म जो है, हमें जो धारण करके रखता है वही हमारा धर्म है। और हमें धारण कौन करता है? हमें अपने आप पे कौन धारण करके रखना सिखाता है? हम कैसे सही ढंग पे चलेंगे, हम अपने इस जीवन को कैसे धारण करेंगे, जीवन को कैसे धारण करेंगे, ये जो सिखाता है वो है गुरु। भाई, हमें इस धरती में कौन धारण करके लाया है? हमारा पिता। हमारे पुरखों ने जेनेटिकली मेरे दादा, उसके दादा, उसके दादा, उसके दादा अपना स्पर्म डोनेट किया था। उसमें उसका क्या था? उसका क्रोमोसोमिक स्ट्रक्चर में उसका डीएनए था, उसका जो तरीका, उसका जो भी कुछ अच्छा बुरा सब उसके अंदर समा हुआ था। और वो धारण करता गया दादा से उसकी बेटा, पिता, और फिर मुझे धारण करने को कहा। ये 9th हाउस है। ये 9th हाउस है, ये नवम भाव है, ये धर्म की भाव है। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ गुरु ऑल्सो, क्योंकि गुरु ही सिखाता है कैसे धारण किया जाता है। और दुनिया में एक इंसान का सबसे बड़ा गुरु जो जीवन धारण करना सिखाता है इंसान को, वो है पिता। एक इंसान जीवन धारण कैसे किया जाता है वो अपने पिता से ही सीखता है। उसे ये पिता की जगह बन गया, ये पूर्वजों की जगह बन गया, ये गुरु की जगह बन गया, ये धर्म की जगह बन गया। और जीवन धारण करने के लिए, जीवन चलाने के लिए, सही ढंग से धारण करने के लिए हमेशा इंसान को सीखने की दरकार पड़ता है। कुछ आज जाना, फिर कल कुछ जाना, फिर जानता गया, नॉलेज को गेन करता गया, इंक्रीज करता गया, इनरीच होता गया अपने आप में, दिन ब दिन उच्च शिक्षित बनता गया। उसीलिए ये हायर लर्निंग का जगह बन गया। जितना इंसान सीखेगा वो इतना आगे बढ़ेगा, वो इतना अच्छा रहेगा। जितना उसका ज्ञान होगा, उसका अच्छा रहने की ताकत उतना बढ़ेगा। नवम भाव को हम धर्म की बात कह दिया, फिर हम 10वें भाव पे जाएंगे। इसका कोड जो वर्ड क्या है, कोर वर्ड क्या है, वो है कर्म। धर्म, उसके बाद कर्म। अब जब इंसान धरती पे आए हैं, जब इंसान धरती पे रहेंगे, इंसान को भगवान ने वृत्ति, प्रवृत्ति सब कुछ दे दिया। ज्ञान भी मिल गया गुरु से, जन्म तो पिता ने दे दिया था, माँ है, पिता है, सब है। अब इंसान की अपना शरीर है, अपना ही मन है, अपना ही आत्मा है।
और इसको धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने के लिए इसका हमेशा उपयोग करना पड़ेगा, और अपना शरीर, अपने मन, सबको उपयोग करने के लिए जो करना पड़ता है वह है कर्म, क्योंकि बिना उपयोग के शरीर मन निथार बन जाएगा। भला चलना ही जीवन है, मरण गुजारना मरण है, तो चलना पड़ेगा, और चलना भी तो कर्म है। हमारा अंग्रेजी में रात की नींद जो होता है, बोला स्लीपिंग ऑल्सो ए भार। चलो ठीक है, जीवन चलाने के लिए नींद का भी दरकार है, वो भी एक कर्म है, और वो भी सही तरीका से होना चाहिए। तो दसम भाव जो है वो कर्म की भाव है। हम जितना भी जो कुछ भी करते हैं सब हमारा कर्म है, शरीर से हो, मन से हो। अब जब कर्म कोई करेगा तो भगवान कृष्ण का वो वचन है, कर्माने वादी का रास्ते मां फलेषु कदाचन। उसका मीनिंग यह है कि तुम काम करो और तुम्हारे काम के अनुसार फल मैं दे दूंगा, तुम्हें फल प्राप्त हो जाएगा। तुम अच्छा कर्म करोगे, अच्छा फल हो जाएगा, तुम बुरा कर्म करोगे, बुरा फल हो जाएगा। अब जो दसम भाव है कर्म की भाव है, और यहां पे मैं एकादश भाव की बात करने से पहले मैं द्वादश भाव की बात कहूंगा, 12th हाउस की। वो द्वादश भाव है क्षय की स्थान, व्यय की स्थान, मोक्ष की जगह। अब कृष्णमूर्ति जी ने एक बढ़िया बात कहा, बोला एक इंसान पहले भाव से दसम भाव तक जो भी करेगा, जो कुछ करेगा, पहला भाव से दसम भाव तक सब कुछ मिला के उसका जो इफेक्ट है, उसका जो कर्म होगा, जो कुछ सब कुछ मिला के उससे उसका द्वादश भाव में जो व्यय है, उस कर्म से वो व्यय को माइनस कर दो, जो बचा रहेगा वो उसका आय की भाव, या आय की जगह या वो उसका एकादश भाव है। बोले 1 से दसम भाव तक जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ करेगा, उसको व्यय से, मतलब जो व्यय होने वाला है उससे माइनस कर दो, जो पड़ेगा वो है आय। बात यह है कि इंसान जब कोई कर्म करता है, जब कोई काम करता है, तो उस काम का जो आउटपुट होता है वो उसका आय है। अगर हमेशा रेगुलर वाइज काम करेगा तो उसका आउटपुट अच्छा होगा, अच्छा आय होगा। अगर रेगुलर वाइज लोगों को सम्मान देगा तो उसको भी अच्छा सम्मान प्राप्त होगा। अगर कोई रेगुलर वाइज लोगों को गाली देगा तो उसको भी हर रोज गाली प्राप्त होगा, वो उसका आय है। अर्थात 11th हाउस मतलब ये नहीं कि रेगुलर सिर्फ पैसा को हम कनेक्ट करेंगे, और कर्म मतलब सिर्फ मेहनत, हम काम मतलब पैसा कमाने के लिए नहीं करते। पैसा तो आज की कॉन्सेप्ट है। तो दसम भाव तब कर्म, एकादश भाव उस कर्म की जो रिटर्न बैक, और द्वादश भाव है उसका व्यय। अब देखिए, ये 1 से 12 जो भाव है, इन 12 भावों में जो घटना घटित हो रहा है, हमारे सामने जब भी कोई आएगा, निश्चित रूप पे कोई प्रश्न लेके जो आएगा, वो प्रश्न उसका, हमने ये जो 12 भाव का बात कहा, किसी ना किसी एक भाव से जुड़ा होगा। हमें पहले किसी इंसान की प्रश्न को समझना पड़ेगा, और वो प्रश्न कौन सी भावों का, या प्रश्न का जो इवेंट हो, कौन सा भावों रिलेटेड इवेंट है, हमें वहां पे पहुंचना पड़ेगा, और हमारा प्रेडिक्शन वहीं से शुरू होगा। चाहे कहीं भी एस्ट्रोलॉजी पे जाइए, वैदिक करो, केपी करो, पराशरी करो, जैमिनी करो,
कहीं पे भी चाहिए, हम इवेंट को या प्रश्नों को जिस इवेंट से कनेक्ट करेंगे, हमें उस भाव पे जाना पड़ेगा और उस भाव से ही हमारा प्रेडिक्शन का शुरू होगा। किसी ने आके अगर पैसा की बात कहा तो उस पैसा की जो बात, वो प्रश्न हमारा अगर दूसरा भाव से कनेक्ट है तो हमें दूसरा भाव से प्रेडिक्शन शुरू करना पड़ेगा। किसी ने अगर संतान की बात कह रहा है, संतान की भाव पंचम भाव, तो हमें पंचम भाव से प्रेडिक्शन शुरू करना पड़ेगा। इसके आगे हमें प्रेडिक्शन की कला सीखना पड़ेगा, बट शुरू होगा पंचम भाव से। तो इतना तक मैं भावों का एक्सप्लेन किया। आप लोगों का अगर कोई प्रश्न है पूछिएगा प्लीज, मैं थोड़ा और बता दूंगा। 12 भावों के बारे में मैंने बताया, अब आप लोगों का बारी। कोई अगर प्रश्न है इन 12 भावों के ऊपर प्लीज बताइएगा। हाँ जी, किसी का अगर कोई प्रश्न है? हेलो। हाँ सर, मैं कौशिक बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हेलो सर। बोलिए बोलिए। हाँ सर, एक मुझे क्वेश्चन था कि आपने 4th हाउस जो बताया वो सुख का स्थान है, माँ का स्थान है, और बेसिक एजुकेशन बारे में बताया, और 5th नो नो हाउस नो जो नो है नो वो नो नो संतान। नो 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 बेसिक एजुकेशन नहीं बताया मैं, जनरल एजुकेशन। हाँ हाँ सर, जनरल एजुकेशन और एक हायर एजुकेशन। क्योंकि केपी का कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करेंगे तब बेसिक एजुकेशन 2nd हाउस, जनरल एजुकेशन 4th हाउस, हायर एजुकेशन 9th हाउस, वो है एजुकेशन। और मैंने जब पंचम भाव की बात कहा, पंचम भाव 5th हाउस इज द हाउस ऑफ लर्निंग। अच्छा अच्छा। क्योंकि लर्निंग हमारा जीवन धारण के लिए जो सीखना पड़ता है वो हम जन्म के बाद से ही सीखना चालू कर देते हैं। चलना कैसे है, बोलना कैसे है, खाना कैसे है। अब 4th हाउस इज ग्रेजुएशन। हमारे देश में करोड़ों ग्रेजुएट लड़का लड़की बैठा है बेकार, वो ग्रेजुएट हो गया और 10 साल की बच्चा, हॉकर की लड़का, बापू हॉकर है, फल बेचता है, बेटा ने बाप को देख के फल बेचना सीख गया, सुबह शाम 500-500 हजार कमाता है। ठीक है जी कौशिक जी। हाँ सर, तो ये 2nd हाउस जो है वो बेसिक एजुकेशन होगा ना? बेसिक मतलब केपीआई के अनुसार फर्स्ट 8 क्लास 8 तक हम देखो। हाँ, पिछला हाँ, जमाने 2nd का जो ये ना दिन ब दिन बदलता रहा है। पहले तो प्राइमरी एजुकेशन को कहा जाता बेसिक एजुकेशन 2nd हाउस। अच्छा अच्छा। और उसके बाद जो मैट्रिकुलेशन था वो था अपना 4th हाउस, और अच्छा सर। ग्रेजुएशन तक था 9th हाउस। अब आज के जमाना बन गया वो दिन, क्योंकि स्थान काल पात्र के अनुसार बदलता है। तो 8th हाउस तक मतलब 8th हाउस मतलब वो कुछ भी नहीं पता उसको, क्लास 8। उसके बाद जो डिग्री ग्रेजुएशन तक जो है वो उसका जनरल एजुकेशन, वो मतलब वो सबका ही है, घर घर में ग्रेजुएट है। और हायर क्या है, उसके बाद मास्टर्स पीएचडी, वो नहीं, पीएचडी नहीं, मास्टर्स तक है 9th हाउस, पीएचडी 11th तो हाउस। अभी का जो ट्रेंड चल रहा है इससे पकड़े तो 2nd हाउस होगा क्लास 8 तक, 8 तक। और लेकिन 4th हाउस होगा, 5th हाउस होगा ग्रेजुएशन। मैं वहां पे आज गया नहीं। अच्छा सर। मैं आज ना इसका जो कोर बताया आपको मैंने, मतलब 12 भाग अच्छा, का अच्छा। कोर क्या है, और वो केपी अच्छा। का जो आउटपुट हो, मैं आपको चार्ट आप लोगों को भेजूंगा, वो मैं
ओके अलग सर अलग जब एजुकेशन की पार्ट आएगा तो मैं मतलब देखो कृष्णमूर्ति जी ने लॉजिकली इस चीज को और एडवांस किया और सोचा आगे बढ़ाया। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि आज से 20 साल पहले प्राइमरी एजुकेशन को कहा जाता बेसिक सेकंड हाउस, लेकिन आज के हाँ कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम क्लास 8 तक हम उसको प्राइमरी मान लेंगे कि दिस आर बेसिक सेकंड हाउस तक, और उसके बाद हम कहेंगे कि हम ग्रेजुएशन तक कह देंगे जनरल एजुकेशन। बट वंस अपॉन अ टाइम मैं आपको कहता हूँ 1970s के जो लोग थे वहाँ उस समय मैट्रिक मतलब बहुत बड़ा बात है। अरे वाह मैट्रिक, तो उस समय मैट्रिक तक ग्रेजुएशन जनरल एजुकेशन था, लेकिन आज के दिन में ग्रेजुएट व्हाट इज दिस, तो क्या है वो जनरल बन गए है ना। तो दिन ब दिन बदलता जा रहा है, वो मॉडर्नाइजेशन हो गया। बट मैंने आज मैंने जो कहा दिस आर ऑल कोर, व्हाट इज द कोर ऑफ द भाव। ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक है सर, और ठीक है कोई सर। जी और एक रामनरेश जी कुछ कह रहे थे कोई। नहीं नहीं, मैं ये कहता कि इतना बढ़िया बताया है कि कुछ जरूरत ही नहीं रहा ऐसा कुछ कुछ है। नहीं नहीं एक बार पढ़ेंगे वापस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है 12 भाव को हमें थोड़ा देखो एक्चुअल क्या है ना, ये जो ज्योतिष जो है दिस आर कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी, ये थोड़ा स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है। और हमें देखो हर किताब के बात में जितने भी बड़ा पंडितों का किताब है और ज्योतिष का जो सबसे बड़ा रूल है, मैं आप लोगों को कह देता हूँ सुन लीजिए। ज्योतिष का जो सबसे बड़ा रूल है, और वो एक मैंने आप लोगों को एक बार कहा था पहले भी कि ज्योतिष का कोई रूल नहीं होता, इसमें कोई रूल नहीं है। और उसमें अगर कोई एक बड़ा रूल है वो एक डेंजर सा लाइन है, वो है स्थान काल और पात्र। हर किताब में सब कुछ बताने के बाद अंत में बोलता है स्थान काल और पात्र। और ये समझना स्थान काल पात्र मतलब हम लोगों को पूरा का पूरा एडवांस रहना पड़ेगा। प्रेडिक्शन भाई अगर किसी को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करना है तो उसको एमबीबीएस जो डॉक्टर्स जो है उन लोगों को जितना ज्ञान रखता है एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजर को या जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करना उसको उतना एक मतलब उसको टर्म्स पूरा जानना पड़ेगा, वो क्यों होता है सब जानना पड़ेगा, तब वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर पाएगा स्थान काल पात्र के अनुसार। कोई अगर फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कर रहा है तो उसको ना फिनेंस मार्केट में पूरा का पूरा चीज को भाई मुझे शेयर क्या है, निफ्टी क्या है, डिवेंचर क्या है मालूम नहीं, और मैं फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करना बैठ जाऊंगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे पहले शेयर डिवेंचर निफ्टी पीएफ वो सब कुछ पढ़ के समझ के स्थान काल पत्र समझ के फिर मुझे प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। दिस इज हायर लर्निंग, एस्ट्रोलॉजी इज हायर लर्निंग, 9th हाउस का खेल है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह पराशर भगवान ने कह दिया है। प्राचीन ऋषियों ने कहा कि व्हाट वी आर हम लोग जो कर रहे हैं दिस इज हायर लर्निंग, ये जनरल एजुकेशन भी नहीं है, दिस इज हायर एजुकेशन, उच्च स्तरीय शिक्षा। तो हमें इतना आगे जाना पड़ेगा जितना हम पढ़ पाएंगे। स्थान काल पात्र को समझने के लिए हमें एस्ट्रोलॉजी छोड़ के बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब हम उसको समझ पाएंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे आप लोग जो आए हो अपने आप को विकसित करिए, पढ़िए समझिए आराम से। कि देखो आप लोग मेरे पास एक कोर्स करने के लिए आए हो, 6 महीना हो जाएगा, कुछ आपको आप लोगों को सीखने को कुछ मिलेगा फिर। और बहुत सारा इंडिया इज फुल ऑफ गुरुस, किसके पास कितना क्या ज्ञान भरा हुआ वी डोंट नो। हमें काम क्या करना है, धीरे धीरे अपने आप को एनरिच करना पड़ेगा, बहुत सारा किताब पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज के ऊपर हमें पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर किसी को मेडिकल एस्ट्रोलॉजर बनने की इच्छा है तो आप मेडिकल टर्म्स के बारे में पढ़ना चालू कर दो, समझना चालू कर दो, धीरे धीरे जितना हो सके, तो आगे जाके तब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। जीवन की जो घटनाएं घटित होता है कोई भी प्रेडिक्शन करते समय आज के दिन में, जैसे कि मैं अब कहता हूं सबको पता है 9th हाउस हमने कह दिया फादर, पिता की जगह, और पूरा एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में फादर का हाउस 9th या 10th इसको लेकर बड़ा विवाद है ना। कोई बहुत सारा किताब में लिखा होगा द 10th हाउस इज द हाउस ऑफ फादर। हाँ 10th हाउस भी फादर है, 9th हाउस भी फादर है, बट 9th हाउस इज बायोलॉजिकल फादर, और 10th हाउस क्या है, मां का पति, मदर्स हस्बैंड। अब मदर्स हस्बैंड कॉन्सेप्ट को हम कैसे स्वीकार करेंगे,
वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कोई भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर 9th हाउस को फादर कहता ही नहीं, क्योंकि वहां पे तो बायोलॉजिकल फादर मिलता ही नहीं। किसी माता की पहले से शादी हुआ, माराडोना का जन्म हुआ, फिर उसने जीको को शादी कर लिया, फिर उसने जीको को छोड़ दिया, फिर कुछ दिन बाद उसने मेसी को शादी कर लिया, फिर मेसी को छोड़ दिया, अब माराडोना बड़ा हो गया। अब माराडोना को पता नहीं कौन फादर है पहला, उसको जो बायोलॉजिकल फादर, उसका नाम माँ भी भूल गया है। पहले 6 हस्बैंड के पहले जो हस्बैंड था, और अभी उसके क्लास में अपने आइडेंटिटी कार्ड में माँ का पति का नाम लिखा है रोनाल्डो, तो बोलेगा भाई फादर नेम इज रोनाल्डो, तो हु विल बी रोनाल्डो, ही इज 10th हाउस, माँ का पति। बट बायोलॉजिकल फादर जो हमारे देश में होता है, हम सभी को पता है, पिता का नाम क्या है, सचन सच, तो ही इज आवर बायोलॉजिकल फादर, दैट इज 9th हाउस, वो नवम भाव है। बट हम जब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो वहां पे किसी का है तो उसको पूछना पड़ेगा भाई ही पिता का प्रेडिक्शन करने के लिए कोई आएगा तो हमें पूछना पड़ेगा कि ये आपका बायोलॉजिकल फादर है, बोलेगा हाँ मेरा बायोलॉजिकल फादर है, तब 9th हाउस। बोलेगा नहीं बायोलॉजिकल नहीं फादर है, मेरा माँ का पति है, मदर्स हस्बैंड, तब हम 10th हाउस से प्रेडिक्शन करेंगे। ऐसे ऐसे, ठीक है जी। तो हमें भाव को समझना पड़ेगा और घुमा घुमा के हमें भाव को प्रेडिक्शन करने पड़ेगा, ठीक है जी। तो भाव के बारे में मैंने बताया, नेक्स्ट डे और भी मैं भाव के बारे, आज मैं अभी क्लास थोड़ा अंत कर दूंगा, मुझे थोड़ा निकलना है, आप सबको पहले ही बताया, तो ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम पूरा का पूरा प्लैनेट्स और जो है बाकी बच्चा बता देंगे, फिर हम प्लेसिडियस हाउस डिवीजन करके आगे की तरफ निकल जाएगा, जंप करेंगे, ठीक है जी। तो आज के 12 भाव के बारे में अगर कोई प्रश्न है प्लीज बताइएगा, और कोई? चलिए तो हम अंत करते हैं, ठीक है। ठीक है, शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।